Hello students, welcome to learning classes and today we are discuss about second type of reproduction is sexual reproduction. ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने asexual reproduction का डिस्कस किया था डिटेल्स में। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं। दिस मेथड इज ए कॉमन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मोस्टली एसेक्सुअल जो था वो किसमें हो रहा था, यूनिसेलुलर में, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसमें होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इसी टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। मल्टीसेलुलर में एसेक्सुअल होता है, लेकिन जो कॉमनली जितने भी ये यूनिसेलुलर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। इट इन्वॉल्व्स मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स, और इस तरह के रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द पेरेंट्स। यानी कि जब न्यू जनरेशन होती है तो दोनों पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल, और अपना गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और फ्यूजन से जाइगोट बनता है, तब जाके रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल ह्यूमन, डॉग, कैट एक्सेट्रा, सारी जितने भी हैं जो बीवी पैरस है, बच्चे देते हैं, उनको उनमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। इट इज नॉट रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें रैपिड मोड मल्टीप्लिकेशन यानी सेल का डिवीजन रैपिड नहीं होता है। एंड सेकेंड, द न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर सेल डिवीजन एग्जिबिट वेरिएशन, यानी कि जब न्यू इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होता है वो सेल डिवीजन के थ्रू होता है, सेल डिवीजन होता है, और इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोटिक टाइप का होता है, यानी कि 2 सेल से 4 सेल ही बनती हैं, रैपिड नहीं होता कि 2 से 8 सेल नहीं बनती हैं। उसके बाद फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट, और इसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन करती है और जाइगोट नया सेल बनाती है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं, हम आगे देखेंगे। तो ये कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर की इसमें क्या क्या चीजें होनी जरूरी होती हैं, और यह किसमें होता है, जो मल्टीसेलुलर मेनली ऑर्गेनिज्म है उसमें सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर। अब हम देखते हैं मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम प्लांट्स में देखेंगे, उसके बाद हम ह्यूमन बींग्स में देखेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में, जो प्लांट फ्लावर यानी कि जिन प्लांट्स में फ्लावर आता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट जनरली एंजियोस्पर्म, हम किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स लगभग फ्लावर जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म में होते हैं। ऑलरेडी आपने 9th क्लास में इसको स्टडी किया हुआ है। सबसे पहले बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, ये भी हमने पढ़ा है, मैंने रिमेम्बर्ड कराने के लिए एक बार फिर से इसको आपको बता देते हैं। बाइसेक्सुअल यानी कि जिसके पास दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, मेल और फीमेल, उस तरह के फ्लावर्स को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल मस्टर्ड, हिबिस्कस एक्सेट्रा, ये सारे हैं, यानी कि इन प्लांट के पास दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिसेक्सुअल यानी कि सिर्फ एक, यूनि यानी 1, इसके पास एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या तो मेल होगा और या तो फीमेल होगा। तो इस तरह के फ्लावर को कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोथ यानी कि बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट, यहाँ पर सिंगल यानी कि आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन एक्सेट्रा, इन सब के पास। इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता होगा मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ऑफ फ्लावर। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लावर के कौन से पार्ट होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और किसको हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर में। ठीक है, ये बाइसेक्सुअल, सपोज ये फ्लावर है हिबिस्कस का हमने ले लिया, कुछ भी गुड़हल ऑलरेडी हम जानते हैं ले लिया। उसके बाद इसका हमने देखा
टेक्सोनॉमी देखी तो इसमें ये स्ट्रक्चर हमें एक दिखाई दे रहा है जिसको हम कह रहे हैं, इसके ऊपर एक बॉब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने कहा है पॉलन ग्रेन्स, यानी कि इसके बॉब लाइक स्ट्रक्चर पे क्या प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, उसके बाद इसको हमने कहा स्टिग्मा। स्टिग्मा ये स्टिग्मा जो है ये इस किसमें प्रेजेंट है, ये स्टिग्मा जो है हमारा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट है और इसमें ये हमारा जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, उसके बाद ये पॉलन ट्यूब है पूरी, कहाँ तक है, ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर कंटेन किया हुआ है और ये पॉलन ट्यूब पूरी हमारी आके ओवरी से मिल रहा है, यानी कि एंथर तक ये पूरा पिस्टिल तक ये आ रहा है। ठीक है, इस पूरे पार्ट को हमने एंथर कहा और यहाँ पर जो नीचे का पार्ट है इसको हम कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। इसके 3 अदर पार्ट भी होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर ये पार्ट हमारा ओवरी है जिसको ये फीमेल गैमेट्स यानी ओव्यूल कंटेन करी है। अब ये पॉलन ग्रेन्स जो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स है। ठीक है, ये गैमेट्स ट्यूब के थ्रू आकर कहाँ पे मिक्स हो रहा है, हमारा ओव्यूल से, और जब ये ओव्यूल से मिल गया तो वहां पर क्या हुआ, गैमीट का फ्यूजन होगा और गैमीट का जब फ्यूजन होता है तब जाके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और सीड बन जाती है जिसको फिर से जर्मिनेट किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टामिन जो होता है 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर कंटेन किया रहता है जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये किसी भी पार्ट का, किसी भी फ्लावर का मेन इंपॉर्टेंट यानी स्टामिन हमारा होना चाहिए। उसके बाद कार्पेल, ये जो पार्ट है हमारा कार्पेल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद ये पूरा टोटल पार्ट है हमारा एंथर। ठीक है, तो ये था हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है। जैसे ही यहाँ पर हमारा पॉलन ग्रेन्स बन जाएगा और ये इस ट्यूब के थ्रू ओवरी में आएगा, ओव्यूल से फ्यूज होगा और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारा है बाइसेक्सुअल। इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में। अगर यहीं पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता, ओनली उसके पास ओव्यूल होता या फिर सिर्फ पॉलन ग्रेन्स होता, तब हमने ये बहुत पीछे 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा कि ये एनिमल्स के थ्रू इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, विंड्स के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है ना, तेज हवाएं चलती हैं तो आपस में ये जब टकराते हैं तो उसका पॉलन उस पर पहुंच जाता है और वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होता है। बाइसेक्सुअल में ऑलरेडी दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, यहाँ पर मेल और यहाँ पर फीमेल। जब यहाँ पर मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स से फ्यूज करती है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और फर्टिलाइजेशन वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे मेन पार्ट से फ्लावर के जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्लियर। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में कितने तरह। ओके स्टूडेंट, तो हम फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पॉलिनेशन के थ्रू होता है, यानी कि पॉलन ग्रेन्स जब हमारे ओव्यूल से मिलता है तब जाके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और यही होता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टामेन टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। यानी कि पॉलन ग्रेन जो है स्टामेन से स्टिग्मा पे जब ट्रांसफर हो जाता है तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। इट इज 2 टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ये 2 तरह का होता है। अगर अपने ही फ्लावर पर वो स्टामेन का स्टिग्मा पॉलन ग्रेन ट्रांसफर कर रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन उसको कहते हैं। अगर अनदर फ्लावर पे पॉलन ग्रेन्स उस पे जा रहा है ओव्यूल्स पे तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। Self pollination, the pollen from the stamen of a flower is transferred to the stigma of the same flower is known as self pollination। यानी कि सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में अगर दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे और अपने ही पॉलन ग्रेन से उसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर द pollen from the stamen of a flower transfer of the stigma of different flower, अगर
स्टोमेन स्टिग्मा पे ट्रांसफर दूसरे फ्लावर के, तो उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि दूसरे फ्लावर का पॉलन जो है वो दूसरे फ्लावर के इस ओवरी पे फ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं पॉलिनेशन, और इसी के थ्रू होता है फ्लावर में फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है वहां पर जाइगोट बन जाता है, फ्रूट जो है स्टार्ट राइपनिंग पकने लगता है, और जो सीड होती है वो हार्ड कवरिंग यानी कि उसके ऊपर एक कोट हो जाती है, कोट बन जाती है, और फिर से फ्लावर क्या होता है, फ्रूट पक जाते हैं, जर्मिनेट करने के एबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे प्लांट्स में यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट। ठीक है, क्लियर हो गया फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। और फ्लावर में बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, और पॉलन ग्रेन जो होता है वो ओवरी में प्रेजेंट ओव्यूल से फ्यूज करता है, और तब जाके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, सीड बनती है, और फ्रूट राइप कर जाते हैं तेजी के साथ, बहुत तेजी से रैपनिंग होती है, फ्रूट पक जाते हैं, और सीड पर कवरिंग एक कोट बन जाता है, और पूरी तरह से ये रिप्रोडक्शन यानी कि नया रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यानी कि दूसरा प्लांट रिप्रोड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर प्लांट्स में। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ ह्यूमन बीइंग। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं ये हम डिटेल्स में इसमें आज डिस्कस अभी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनका रिप्रोडक्शन भी सेक्सुअल मेथड के थ्रू होता है, लेकिन पहले प्यूबर्टी अटेन करते हैं इन एडोलसेंस एज। जब हमारी एडोलसेंस एज इन जूनियर क्लासेस ऑलरेडी आप स्टडी किए होंगे कि एडोलसेंस एज, एडोलसेंस क्या होता है। एडोलसेंस यानी 11 to 19 ईयर्स में पूरी बॉडी जो होती है वो फुल डेवलपमेंट करती है, यानी कि वहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बॉडी डेवलप करती है, तब जाके एबल होते हैं रिप्रोडक्शन के, यानी कि एबिलिटी टू ऑब्टेन रिप्रोड्यूस, यानी कि रिप्रोडक्शन की एबिलिटी ऑब्टेन करना। नंबर्स ऑफ चेंजेस बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में होते हैं, जैसे बॉयज में आवाज चेंज हो जाती है, बॉडी शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, गर्ल्स में भी नंबर्स ऑफ चेंजेस होते हैं, ऑयल ग्लैंड जो है वो सिक्रेट होने लगती हैं, नंबर्स ऑफ हार्मोन्स बॉडी में सिक्रेट होने, और रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पूरी तरह से डेवलप होते हैं। तो यही होता है प्यूबर्टी, यानी कि सेक्सुअल मेथड से ही ह्यूमन बीइंग्स का रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन अटेनिंग प्यूबर्टी अटेन करने के बाद जब वो फुल ग्रोन यानी कि बॉडी पूरी तरह से ग्रो कर लेती है, रिप्रोडक्शन के एबल हो जाते हैं इन एडोलसेंस एज। ठीक है, उसके बाद कॉमन चेंजेस इन बोथ, मैंने बता दिया क्या चेंजेस होते हैं दोनों में, नंबर्स ऑफ चेंजेस होते हैं, बॉयज में बियर्ड्स आ जाते हैं, सोल्जर्स जो होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, वॉइस चेंज हो जाता है, एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट सेक्सुअल पार्ट जो होते हैं वो भी डेवलप कर जाते हैं, और हार्मोन सिक्रेट होने लगते हैं, ऑयल ग्लैंड्स डेवलप कर जाती हैं, ऑयल ग्लैंड्स ऑयल स्वेट्स जो होते हैं, कभी कभी पिंपल्स निकल आते हैं चेहरे पर। तो ये सारी चीजें हमारे एडोलसेंस एज में प्यूबर्टी के टाइम होता है। क्लियर? उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी तक एसेक्सुअल में हमने देखा था कि दो गैमेट्स की जरूरत नहीं थी, यानी कि मेल और फीमेल की जरूरत नहीं थी, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलरेडी हमने फ्लावर में भी देखा था कि दोनों यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों होने कंपल्सरी हैं। तो मेल और फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों होने चाहिए, और गैमीट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। The cells involved in the sexual reproduction are called gametes. वो सेल्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उसी को क्या कहते हैं, गैमीट्स। दो तरह के होते हैं, मेल गैमीट्स यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन सेल्स, एंड फीमेल सेक्स सेल्स जो होती है वो फीमेल गैमीट। ठीक है, तो मेल
सेक्स गैमीट को स्पर्म कहते हैं और फीमेल सेक्स गैमीट को क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। हम इसको स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं डिटेल्स में, इसका कैसे स्ट्रक्चर होता है और कैसे फर्टिलाइज्ड होती है, ठीक है। हमने देखा मेल और फीमेल गैमीट, ठीक है। तो ये है हमारा मेल गैमीट दैट कॉल्ड स्पर्म। इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, एक लंबी टेल होती है और उसके बाद ऊपर हेड टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हेड कहते हैं, और इसमें न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म, और ये कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर हमारा किसका, मेल गैमीट स्पर्म का, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए फीमेल गैमीट। इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर हैं हमारे किसके, गैमीट के, यानी कि मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। एक सिंबल होता है जिससे हम मेल और फीमेल गैमीट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपको बड़ी क्लासेस में दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। दिस इज सिंबल ऑफ मेल एंड दिस इज सिंबल ऑफ फीमेल, क्लियर। तो इनकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये जो गैमीट्स होते हैं ये हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेन करते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम का नंबर ऑलरेडी हम जानते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में जो होता है वो कितने 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें कि एक जोड़ा जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन जो ये नंबर्स होते हैं वो हैप्लॉइड नंबर होते हैं, यानी कि यन इसका और यन इसका जब दोनों गैमीट मिलते हैं तब फ्यूजन होता है, तब जाके जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉयड एक सेल होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एग और स्पर्म जब मिलते हैं तो कैसे फ्यूज्ड होते हैं और कैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद पूरा उनका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और न्यूबॉर्न बेबी होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हम जानते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। देखते हैं फर्टिलाइजेशन, जैसा कि हम जानते हैं फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आर 2 टाइप्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, वो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे काउ, डॉग, ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो ऐसे फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के बाहर होता हो, जैसे एग लेइंग एनिमल जैसे फ्रॉग, फिशेज, स्नैक्स, ये सब क्या है कि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी कि इनके जो बेबी डेवलप होते हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होते बल्कि कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं। इनको वहां पर सर्वाइवल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन मिलता है और वहां पे वो अपना एग देते हैं और उसको चाहे मेल चाहे फीमेल उसको हैचेस तक उसको वार्म रखते हैं, और उसमें से जब हैचेस यानी जब लार्वा बच्चे निकल जाते हैं तो वहां पर उनका बेबी हो जाता है। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और ऐसे फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्लियर। फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग्स में होता कैसे है, दिस इज ऑलरेडी यू नो दैट स्पर्म एंड दिस इज ओवम, दिस इज अ सिंगल सेल ऑल्सो, दिस इज सिंगल सेल, ठीक है। दोनों जो है वो सिंगल सेल है। अब ये सिंगल सेल, ये स्पर्म ओवम के पास, और स्पर्म और ओवम दोनों क्या के एंटर नहीं, स्पर्म जो है वो ओवम के अंदर एंटर कर रहा है। जब एंटर कर लेते हैं ये, तो जो टेल होती है, टेल ऑफ स्पर्म लेफ्ट आउटसाइड, टेल जो होती है वो बाहर ही छूट जाती है, सिर्फ उसका हेड पार्ट जिसमें न्यूक्लियस है, मेन पार्ट सेल का क्या होता है, न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ सेल्स, इसको न्यूक्लियस को हम सेल का ब्रेन भी कहते हैं, जो कि पूरी कंट्रोल रखती है सेल के ऊपर। तो टेल को ये बाहर छोड़ देता है, ओनली जो हेड होता है इसका ये जाता है ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, और यहाँ पर जब हेप्लॉइड ये और हेप्लॉइड दोनों हेप्लॉइड मिल गए तो एक कंप्लीट सेल बन गई 2n की, जिसको हमने कहा जाइगोट। अब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि फर्टिलाइजेशन विल बी कंप्लीटेड, यानी कि जहाँ पे जाइगोट बन गया वहां पर फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जाइगोट जो है वो
एम्ब्रियो बनाएगा, यानी कि धीरे धीरे यही जाइगोट जो सेल है वो सेल डिवीजन होगा वहां पर। जब सेल डिवीजन, मेयोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है, जो सेल डिवीजन होगा, अभी तक ये एक सेल, दो सेल हुई, अब दो से ये 4, 6, जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता जाएगा और ये फिर क्या एम्ब्रियो फॉर्म करेंगे, बॉडी शेप एंड साइज। उसके बाद ये फर्टस यानी कि कंप्लीट हो जाएगा और फिर न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है, इस तरह से होता है फर्टिलाइजेशन इन अ ह्यूमन बीइंग। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट कैसे फ्यूज होते हैं और कैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर वही जाइगोट एम्ब्रियोनिक स्टेज में जाके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करते हैं और एम्ब्रियो फर्टस में कन्वर्ट होते हैं और न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ इसमें केमिकल्स होते हैं एंड इसमें कुछ टाइम भी लगता है, जैसे ह्यूमन बींग्स के बेबी को होने में 9 मंथ्स लगता है, उसी तरह अलग अलग एनिमल्स के बेबी को होने में अलग अलग टाइम टेकिंग पीरियड होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज जब होता है स्टार्टिंग में, तो फर्टस में एक प्लेसेंटा होता है, मदर बॉडी के थ्रू बेबी अपनी पूरी न्यूट्रिशन करता है और उसका डेवलपमेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सिग्निफिकेंस क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या सिग्निफिकेंस है ये हम देखते हैं। Sexual mode of reproduction involves the process of combining DNA from two different individuals. सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के डीएनए, यानी कि एक फीमेल के और एक मेल्स के, यानी कि मदर और पेरेंट्स सेम, सिंपल सी बात है कि दोनों के डीएनए जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि मदर्स कहीं और के होती है और पेरेंट्स कहीं और के, तो दोनों की जो वो डिफरेंट होते हैं डीएनए। उसके बाद individuals, it does not disturb the control of DNA over cellular apparatus, और ये डिस्टर्ब नहीं करते सेलुलर अपरेटस, यानी कि जो डीएनए का सेलुलर अपरेटस होता है इसे डिस्टर्ब नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इट लीड्स टू न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन गैमीट, और ये लीड्स करते हैं, ले आते हैं एक नया कॉम्बिनेशन, यानी कि कुछ उसके कैरेक्टर और कुछ मदर के कैरेक्टर दोनों को मिला के एक न्यू कॉम्बिनेशन बनाता है, और गैमीट्स जो होते हैं, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट मिलकर जब मिलते हैं तो एक नया कॉम्बिनेशन तैयार होता है। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिग्निफिकेंस। थर्ड है इट प्रमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेट कैरेक्टर इन द न्यू जनरेशन, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक नया कैरेक्टर नए जनरेशन में नई चीजें, यानी कि मदर्स के कुछ कैरेक्टर और फादर्स के कुछ कैरेक्टर मिलके एक नए कैरेक्टर, सपोज वे मदर की आर्ट बहुत अच्छी है और फादर्स का सिंगिंग बहुत अच्छा है, तो दोनों मिलकर दोनों कैरेक्टर्स में आए मिक्स हुए एक नए कैरेक्टर्स का, यानी कि जो बेबी होगा हो सकता है उसमें दोनों कैरेक्टर्स हो। ठीक है, तो इस तरह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो डाइवर्सिटी प्रमोट करता है, यानी कि डिफरेंशिएशन वेरिएशन क्रिएट करता है न्यू जनरेशन में। ठीक है, तो हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावर में भी हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ह्यूमन बीइंग्स में भी देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ध्यान देना, बर्थ कंट्रोल, दो टॉपिक्स हमें और देखने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बर्थ कंट्रोल, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल ऑलरेडी हम जानते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो डेली इंक्रीज कर रहा है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से नंबर्स ऑफ डिफिकल्टीज, लोगों को प्रॉपर फूड जो कि न्यूट्रिएंट फूड की ज़रूरत है, क्लोथ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, और फैमिली पैटर्न जिसका बड़ा होता है वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। पॉपुलेशन यानी कि फैमिली पैटर्न, बच्चे ज़्यादा होने से जो क्वालिटी का एजुकेशन उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, और इससे हमारे गवर्नमेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है। जो चीज़ें वो प्रोवाइड करना चाहते हैं पॉपुलेशन की वजह से वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं, और बर्थ रेट के ज़्यादा होने की वजह से डेथ रेट भी जो है वो काफ़ी इंक्रीज करती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें बर्थ कंट्रोल करना चाहिए। इससे ऑलरेडी हम जानते हैं स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली, छोटा परिवार सुखी होता है, ऐसा भी हम सुनते हैं, जानते हैं, लोग कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हमारा एक ही बच्चा होगा तो अच्छे स्कूल में पढ़ पाएगा, अगर वहीं पे 4 होंगे तो नंबर्स ऑफ डिफिकल्टीज होंगी।
तो इसलिए बर्थ पे कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, ताकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो कम इंक्रीज करे और सारी फैसिलिटी जो है वो प्रॉपर मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए द प्रिवेंट ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। कभी कभी क्या होता है कि दो बच्चे हो जाते हैं तो भी नहीं चाहिए होता है, तब भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी कि फिर भी बच्चा होता है तो लोग कुछ नहीं कर पाते फिर भी होता है। तो यानी कि वुमेन्स यानी कि बर्थ कंट्रोल के कुछ मेथड जो कि हम उसको अप्लाई करते हैं जिससे कि बर्थ कंट्रोल यानी कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी वो ना हो। ठीक है, द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इज वुमेन, यानी कि वुमेन में इसको प्रिवेंट करने रोकने की, प्रेगनेंसी को रोकने के मेथड को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ मेथड है हमारे, जैसे बैरियर मेथड। बैरियर्स मीन्स रोकना, यानी कि दो ऐसी चीज जो कि जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो रही है, सपोज वे स्पर्म एंड ओवम, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ऑलरेडी आप जानते हैं, तभी जाके न्यू बॉर्न बेबी होगा। तो ये क्या करता है कि जो बैरियर्स मेथड में होता है उसमें हम ऐसी चीजों को यूज करते हैं जिससे कि स्पर्म और ओवम दोनों आपस में मिल नहीं पाते हैं। और ये मेथड एक तरह से और ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि प्रोटेक्टेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यानी कि इसमें जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स वगैरह, इस मेथड से यूज करने से ये सारी बीमारियां भी नहीं होती हैं, जिसको हम बैरियर मेथड कहते हैं, यानी कि स्पर्म ओवम से मिल नहीं पाता। एंड नेक्स्ट मेथड हमारा केमिकल मेथड। इसमें क्या होता है कि लोग मेडिसिन लेते हैं प्रेगनेंसी, यानी कि जो ओवम होता है वो हमारे हार्मोन्स रिलीज न करें और ओवरी से ओवा जो एग है वो निकले ना। ठीक है, तो इसके लिए नंबर्स ऑफ मेडिसिन आती हैं, बुक में भी बहुत सारे नाम दिए होंगे। तो उस मेडिसिन से जो प्रेगनेंसी होती है वो प्रिवेंट चेक हो जाती है, नहीं होती है। एंड थर्ड हमारा सर्जिकल मेथड, दिस इज अ परमानेंट मेथड, इसको हम कहते हैं, इसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में सर्जिकल ऑपरेशन होता है। द सर्जिकल प्रोसीजर कैरिड आउट इन मेल्स कॉल्ड वेस्कोटॉमी, यानी कि जब मेल्स ये सर्जिकल ऑपरेशन प्रोसीजर उसमें होता है तो उसको कहते हैं वेस्कोटॉमी। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पर्म डक्ट को काट के और टाइट कर दिया जाता है ताकि स्पर्म जो है वो बाहर ना आए और ओवम से उनका कांटेक्ट ना हो। और यही जब फीमेल में ये सर्जिकल प्रोसीजर चलता है तो उसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसमें ओविडक्ट को काट कर उसको टाइटली पैक कर दिया जाता है ताकि जो ओवा है वो स्पर्म से बाहर ना आए और स्पर्म से ना मिले। क्लियर? तो ये है हमारे कुछ मेथड जिससे बर्थ रेट कंट्रोल की जा सकती है, यानी कि नंबर्स ऑफ बेबी चाइल्ड ना हो। ठीक है, तो इस मेथड को जैसे लोग नहीं भी चाहते तो भी जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, इन सारी मेथड को अप्लाई करने से वो नहीं होगा और बर्थ पर कंट्रोल होगा, यानी कि एक दो चाइल्ड होंगे तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी कम इंक्रीज करेगी और जो नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम आ रहे हैं, डेथ रेट जो बढ़ रही है, एक्सीडेंट रेट जो बढ़ रही है वो भी कम होगी। और जो गर्ल्स फर्टिसाइड है वो भी कम होगा। लोग जानते हैं, सपोज भी उनको चाइल्ड की जरूरत नहीं होती और अल्ट्रासाउंड टेक्निक ऑलरेडी यू नो दैट, तो उसके थ्रू पता चल जाता है कि जो बेबी सेक्सेस को पता करते हैं कि मेल्स है या फीमेल्स है और उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में यानी मदर यूट्रस में ही उसको मार देते हैं। ये भी नहीं होगा, अगर एक ही चाइल्ड होगा तो फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, दो चार चाइल्ड अगर नहीं होंगे तो ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो बर्थ पे कंट्रोल करने से ये सारी प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो हम अब चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमने देखा बर्थ कंट्रोल, कैसे बर्थ पे कंट्रोल किया जा सकता है, और उसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। कुछ जो सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू डिजीज होती हैं वो कैसे ट्रांसमिट होती हैं वन पर्सन टू अनदर। ओके, तो सबसे पहले द डिजीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड सेक्सुअल
ट्रांसमिटेड डिजीजेस। क्लियर? ऐसी डिजीज जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में, उसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। एग्जाम्पल हम देखते हैं गोनोरिया, सिफिलिस, ये दोनों जो हैं ये बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज, यानी बैक्टीरिया के थ्रू एक इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब यूरिन रिलीज की जाती है तो उसमें जलन टाइप का होता है, बट ये क्यूरेबल डिजीज है। आफ्टर ट्रीटमेंट ये ठीक हो जाते हैं, प्रॉपर कंप्लीट ठीक हो जाते हैं, और ये ज़्यादा डेंजरस यानी कि डेथ कॉजिंग या ये सब में नहीं होता है। उसके बाद एड्स, दिस इज ऑल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। यह भी हमारा सेक्सुअल की कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू फैलता है, लेकिन यह क्यूरेबल नहीं है, यानी कि ट्रीटमेंट के बाद ये ठीक नहीं होता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को ही खत्म कर देता है, डायरेक्टली अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम पे, इम्यूनिटी पे। जो हमारी इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा तंत्र है, जो हमें लोग बैक्टीरिया वायरस से बाहर से या फॉरेन पार्टिकल से जो हमें प्रोटेक्ट प्रोवाइड करते हैं, उसी पे ये डायरेक्टली अटैक कर देता है। यानी कि मेन पावर पर ही, पावर हाउस के पर ही इसने अटैक कर दिया, अब कोई चांसेस नहीं बचता। ये HIV वायरस है, ह्यूमन होता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। इट डैमेज द इम्यून सिस्टम एंड मेकिंग बॉडी सो वीक दैट इज कैन नॉट प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट इवन कॉमन इन्फेक्शन। ये हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है पूरी तरह से। ऐसा ये WBC पर फाइट करता है, और वो पूरी तरह से WBC हमारा फॉरेन से फाइट करती है, लेकिन ये डायरेक्टली उसी पे अटैक करता है। और हम एक माइनर इन्फेक्शन, अगर नॉर्मल बीमारी भी हो जाती है तो उससे भी हमें इम्यून सिस्टम हमारा प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। और यहाँ तक कि ये इतनी डेंजरस डिजीज है कि ये क्यूरेबल नहीं है। एक तो इसका इलाज अभी तक संभव नहीं है, इसका परमानेंट इलाज नहीं मिल पाया इस वायरस का, और उसके बाद ये डेथ कॉजिंग डिजीज है। ये जब जिस पर्सन जो एड्स से सफर करते हैं उनकी बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि वो माइनर से माइनर इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाते, और वो वेट करते हैं डाई यानी मरने का, यानी कि बस उनके पास एक ही रास्ता होता है, डेथ। यानी कि यह भी हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये क्यूरेबल, इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इसका इलाज नहीं है। और अगर ये एक बार हो गया तो हमारी इम्यूनिटी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है और डेथ कॉज करती है। यानी कि इंसान का इलाज कब होगा? आफ्टर डेथ, जब मर गया, बीमारी अपने आप खत्म हो गई। ठीक है, तो ये थे हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि सेफ सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। इन सारी चीजों का हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में सारी चीजों को डिस्कस कर लिया। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, और कैसे हमारे बेबी एम्ब्रियो का कैसे डेवलपमेंट होता है, और गैमेट्स क्या होते हैं, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बर्थ कंट्रोल एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हमें बस इस चैप्टर में इतनी सारी चीजों को ही डिस्कस करना था। क्लियर? सारी चीजें आई होप तो क्लियर हो गई। एक बार आप बुक पढ़ेंगे और वीडियो को देखने के बाद आप नोट्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।